राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में कर्मचारी और सरकार में रस्साकसी कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार जब भी किसी कर्मचारी संगठन को मनाती है तो दूसरा संगठन अपनी मांग को लेकर मैदान में आ जाता है। ऐसे में सरकार के लिए कर्मचारियों को मनाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों की मांगों और धरना प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कल यानी वीरवार को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले किए। कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले के बारे में खुद सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। सरकार के फैसले के मुताबिक सरकार कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट लाएगी। इससे आउटसोर्स और एचकेआरएन के तहत काम कर रहे 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन भी मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को इस फैसले के तहत दिया जाएगा। 50,000 रुपए से ज्यादा वेतन लेने वाले कर्मचारी हालांकि इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं के जो स्पॉन्सर कर्मचारी हैं उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव तो बना रहे। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि एनएचएम कर्मचारियों को क्या इस नई पॉलिसी से कोई लाभ मिलेगा और एनएचएम कर्मचारियों के लिए अधिकारियों की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, क्योंकि लगातार एनएचएम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कल झज्जर की तस्वीर भी आपके सामने थी, जहां पर बाल मुड़ाकर या अपने सिर पर या अपने शरीर पर एनएचएम लिखकर और अपना विरोध जाहिर करते दिखाई दिए थे। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है, उनके संगठनों का, उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार हमसे वार्ता तो कर रही लेकिन अपनी ही जो मांग मानने की बात कही थी उस मांग पर आगे नहीं बढ़ रही। इस वजह से हमें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो एचकेआरएन के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। आज हमारे मन में और दिल में एक ही खुशी जाहिर हुई है कि हमारे को अच्छे से जॉब सिक्योरिटी दी है सरकार ने। हम इसका सरकार का धन्यवाद करते हैं, केंद्र सरकार का और अपनी हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। और हमें आज इस बात की खुशी हुई कि हमारे को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी गई है, जो इसमें कोई हरियाणा का एचकेआरएन भी है और हमारी आउटसोर्सिंग के भी हैं और इसमें 1,20,000 कर्मचारी हैं लगभग। अपने नौकरी से ही सरकार से खुश हैं सर। हम उनकी जो भी बात उन्होंने कही है उनसे सबसे खुश हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं और हम सरकार से बहुत खुश हैं। देखिए, कौशल रोजगार निगम में आप जानते हैं कि कोई पक्की नौकरी तो है नहीं। आज के समय के अंदर इनका ये चाहते हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी इन लोगों को मिले, वो सरकार कहीं ना कहीं देने की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि इनको पक्की नौकरी देने का काम करना चाहिए। जब इन लोगों ने इतनी सेवा करी उस समय जब पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो इनका हक बनता है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों की मांग पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो कर्मचारी हैं सरकार के ऐलान से वो खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी सवाल एनएचएम कर्मचारियों को लेकर लगातार बना हुआ है। विपक्ष भी इस मुद्दे को बार बार उठा रहा और जो कर्मचारी संगठन है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार से कोई नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि हमारी जो जायज मांगे हैं जिस पर विचार करने की बात सरकार ने ही कही थी उस विचार को जल्दी कर लिया जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। मौजूदा दौर में एनएचएम कर्मचारी
अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से जो मरीज हैं, तीमारदार हैं या फिर एनएचएम कर्मचारियों के जरिए जिनको सुविधा सरकार देती है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल पैदा हुई है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऐलान एनएचएम कर्मचारियों के लिए नहीं हुआ। हां, कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई पॉलिसी के तहत इनको यह लाभ मिलेगा। तमाम जो कर्मचारी कच्चे थे उनको पक्का किया गया, जॉब सिक्योरिटी हुई। लेकिन एनएचएम कर्मचारी अभी भी कह रहे हैं कि हमारी मांग पर सरकार अब तक कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई है। हालांकि इसके पहले जब नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर बीच प्रस्तावना की थी, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राकेश आपका। सुरेश रोड है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। ओंकार सिंह साहब नेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और पवन सूर्यवंशी है एनएचएम संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है पवन आपका। पवन, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। सरकार ने कर्मचारियों के लिए तो बड़ा फैसला किया नई पॉलिसी के तहत, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों के लिए अभी कुछ खास हो नहीं पाया। सर नमस्कार, पहले तो आप सभी को जी। मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि हम जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो स्टेट हेल्थ में काम करते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक धारा है 7वीं सूची के अनुसार, वो कहती है कि जो हेल्थ सब्जेक्ट है वो स्टेट का पार्ट है। और हमें जो एनएचएम स्कीम के तहत लिया गया है वो 2018 में स्टेट हेल्थ पार्ट बना के सर्विस बाय लॉज दिए गए हैं, जो कि बीजेपी सरकार ने ही हमें दिए थे। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जी। हमारे डिपार्टमेंट का फ्रीजिंग का साथ को कि भाई आपके जो सर्विस क्लास की है उनको फ्रीज कर दिया जाए। अब उसको देखते हुए हमें सैलरियां भी नहीं मिली, सरकार की तरफ से आश्वासन मिलते गए। हम सीएम साहब को भी मिले, खुल्लर साहब को भी मिले, मिशन डायरेक्टर को भी मिले, एसीएस हेल्थ को भी मिले। एसीएस हेल्थ की तरफ से तो मेरे को ये बोल दिया गया कि मैं आपको जानता ही नहीं हूं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या आपका मुद्दा है। तो उसके ऊपर जब इतनी बातें होने के बाद भी हमें को ये मिला कि हमें कोई जानता ही नहीं है, हमारी मांगे क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें हड़ताल में बैठने का डिसीजन हुआ। उसके बाद हमें 3 बार मिशन डायरेक्टर द्वारा बुलाया गया। उनके द्वारा भी अब एक चीज बोली जा रही है कि आपको जो सैलरी दी जा रही है उसको सर्विस बाय लॉज है उनको हटा दिया जाता है। अब मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूं, उसके बाद हम डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे को सर्विस बाय लॉज जो मिले थे वो मिले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर नंबर के साथ। बोलता हूं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर नंबर था अमित मोहन प्रसाद IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी, और डीओ नंबर था सर 10/37 2011 NRHM दिसंबर 21 201, और जिसमें सब्जेक्ट था NRHM प्लानिंग प्रोसेस 2012-13। और उसमें स्पष्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दिया था। मैं अब जो मेन पॉइंट है एचआर के लिए उसको डिफाइन करता हूं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ केयर इज स्टिल हाई। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज ए स्टेप फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन अदर एरिया आउट ऑफ पॉकेट मस्ट आल्सो बी एडजस्टेड। There should also be clear plan for augmentation of the human resource in next 5 years for creation of post। और इसमें आगे बोला हुआ है स्टेट शुड मूव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू क्रिएशन ऑफ रेगुलर पोस्ट बोथ ऑफ हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड देयर क्लियर स्ट्रेटजी फॉर द सेम शुड बी इंडिकेटेड इन PIP प्लान इज फिल अप द रेगुलर वैकेंट पोस्ट। तो ये लेटर सर जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो जिसका बेस है, जो हमें कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको बताने का पर्पज बताता हूं, क्योंकि हमारे को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कर्मचारी होने के बाद, पढ़े लिखे वर्ग होने के बाद ये बोला गया कि आप दिहाड़ीदार लोगों, तो बताइए सर कहां तक सहमति करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेटर, वो लेटर नंबर भी बता देता हूं मनोज जलानी जी का, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी है। वो भी कहते हैं कि स्टेट का पार्ट है और रेगुलर पोस्टों को फिल किया जाए। और अब मेन मुद्दे की बात है कि हमारी क्रिएशन और सैंक्शन ऑफ पोस्ट का मुद्दा क्या है। वो ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर, उसके लिए एक स्टैंडर्ड है IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। उसके तहत जितनी पोस्टें सैंक्शन होती है और जो गवर्नमेंट जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी रेगुलर पोस्टें फिलअप होती है, वैकेंट पोस्टों की सैंक्शन देता है NRHM। अब बताइए सर हम क्या अनसैंक्शन पोस्टों पे है या सैंक्शन पोस्टों पे है। ठीक है, विस्तार से आपने कई चीजों को बताया। राकेश शर्मा जी, हाँ। भाई जो पवन सूर्यवंशी का तर्क है वो कहते हैं कि जो पार्ट स्टेट का है
उसको भी निभाने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? अधिकारी उनको पहचानते नहीं है, वो चलिए स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं, मत उनको पहचाने, लेकिन जो दस्तावेज है कम से कम उसको तो जानते पहचानते हैं। अच्छा कदम मुख्यमंत्री ने उठाया है, कर्मचारियों का ऐलान किया। हाँ, आ रहा हूं पवन, जब आऊंगा तब ऐड करिएगा, रुक जाइए। राकेश शर्मा जी, एनएचएम कर्मचारियों से क्या दिक्कत है? सबसे पहले सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार और इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी से एनएचआरएम के सभी प्रतिनिधि मंडल मिला था और उन्होंने कहा था, उनको आश्वस्त किया कि जल्दी इनके लिए पॉलिसी बनाकर और उसके ऊपर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि तुरंत से तुरंत इनके लिए पॉलिसी बना करके और इनके जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, इनकी मांगे मानी जाए। 9 मांगे प्रमुख रूप से इनकी थी, जिनमें से लगभग 4 मांगे मान भी ली गई है। और क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है जिसमें 60% जो सैलरी का पार्ट है वो सेंटर से आता है और 40% स्टेट देता है, उसमें भी इनकी ये मांग मान ली गई है कि अगर सेंटर से डिले भी आती है सैलरी, जो अक्सर होता भी है, तो भी सरकार, हरियाणा सरकार वो पार्ट इनको देगी और जब वो आएगा तब वो आता रहेगा। तो और भी चीजें जैसे इनकी 3 लाख रुपए तक की इनकी जो बीमे वाली थी वो भी मान ली, उसमें भी ये है कि उसको भी कैप्ट नहीं किया, वो समय आने के साथ साथ बढ़ भी जाएगी। और भी जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से उस पर विचार भी कर रही है और अधिकारियों को उसमें दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी से जल्द कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल करके इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। निश्चित तौर पर जो एनएचआरएम के जो कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, इनकी समस्या का समाधान होगा और मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन इनको दिया है और जो अधिकारियों को इस काम में लगाया है, निश्चित तौर पर उसका वो काम पूरा होगा। और जैसे अलग अलग प्रकार की अलग अलग घोषणाएं जो हो रही हैं, जैसे किसानों को एमएसपी देने का काम किया, परंतु उसमें पवन जी आप चिंता मत कीजिए, आपका जो कंसर्न है वो सही है, परंतु ये योजना कोई 2014 के बाद की योजना नहीं, उससे पहले भी चली आ रही है योजना, परंतु उसके बावजूद भी एक मिनट पवन जी, 1 मिनट सुनिए, पवन जी सिर्फ 1 मिनट सुनिए। सरकार आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है और आपके जो विषय हैं उन पर गंभीरता से उस पर चर्चा हो रही है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी मांगों पर विचार करके उनको मांगों को पूरा किया जाए और आपके पक्ष में खड़ी है, परंतु पवन कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद रोड साहब के पास जाऊंगा। मैं एक समीक्षा करता हूं, मैं एक बात कर रहा हूं सर कि आप कह रहे हो कि हमारी 8 मांगे मान ली है, 4 मांगे मान ली है, हमारी एक सिंगल मांग नहीं मानी गई। हमारे को बोला गया कि आप कंसोलिडेटेड ले लो तो हम आपकी 8 मांगे मान लेंगे। सर आप ये मत बोलो कि हमारी मांग ली गई है, वो तो उसके लिए तो आपने अल्टरनेशन किया हमारे साथ कि आप ये मानो तो ये माना जाएगा। अब बताओ जो मेन चीज है हमारी बाइलाज, उसी को आप वापस ले रहे हो तो कैसे मानने सर? उसके आपने मान लिया हमारा। नहीं पवन जी, उसके बाद भी सरकार के साथ जब आपके प्रतिनिधि बैठे थे, जब सरकार के साथ बैठे थे तो सीएम साहब ने खुद ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इन एनएचआरएम के कर्मचारियों के लिए जल्दी से जल्दी पॉलिसी बनाकर आपके लिए पॉलिसी बन रही है और पॉलिसी बनाकर आपको लाभ मिलेगा। देखिए पवन जी, मैं तो ये कह सकता हूं, सरकार आपके पक्ष में है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और आपकी जो भी मांगे हैं उनको गंभीरता से विचार करते हुए, क्योंकि इसमें खाली हरियाणा सरकार का पार्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, तो वो भी चीजें देखनी पड़ेगी। उसके लिए नीति सरकार बना रही है। थोड़ा सा आपकी बात मानता हूं जी सर, मैं आपकी बात मानता हूं। सरकार ने कोई डिमांड नहीं किया सर, मैं एक लेटर का प्रवाह देता हूं जी, एक लेटर और सबमिट करता हूं सर। हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर इशू किया था डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस और मिशन डायरेक्टर को 2016 में, लेटर नंबर भी बता रहा हूं, मीमो नंबर 49/13/2016-6HB सेकंड डेटेड चंडीगढ़ 11/2/2016 और जिसमें डायरेक्शन दी थी कि एनएचएम को रेगुलराइजेशन किया जाए। कहते हो तो मैं आपको लेटर शेयर कर देता हूं। उसके बाद 2016 के लेटर पे आज तक कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और ऐसे ही 2012-13 के लेटर के हवाले से मणिपुर ने रेगुलर कर दिया सर बाई नेम। हमने पॉलिसी सबमिट की है सरकार को, तो ऐसा क्या होगा? हमने मांगा ही क्या सर? हमने बाई लास्ट को ही तो बोला कि राकेश जी पवन जी, जो लेटर आपके पास है वो लेटर सरकार के पास भी होंगे ना? बिल्कुल सर, इसीलिए तो सरकार ने कहा है, इसीलिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं
उन पर विचार करके पॉलिसी बना करके ठीक है, तो मांगी को माना जाए। ठीक है। सुरेश रोड तो साहब, वही आधार लिया जाएगा। सुरेश रोड साहब, जिन लेटर को, जिन पत्रों ठीक का है जिक्र राकेश कर जी, रहे आऊंगा हैं, आऊंगा उनको राकेश जी, भी इसमें आऊंगा, शामिल किया आऊंगा। जाएगा। सुरेश रोड साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि एक तरफ सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया तो उसकी सराहना कर्मचारियों ने भी की। अभी मैं प्रतिक्रिया अपने दर्शकों को, आप लोगों को सुना रहा था, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों के मामले में अभी तक पॉलिसी बन नहीं पाई है। कहां पेच है और क्या मंशा है? अतुल जी, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये चुनावी घोषणाएं हैं और आपके चैनल पर अब तो बेखूबी प्रदेशवासी जान चुके हैं, क्योंकि एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से जो पवन सूर्यवंशी जी ने यहाँ कहा कि एक भी मांग मानी नहीं गई, सिर्फ घोषणाएं होती हैं, झूठी घोषणाएं होती हैं। जैसे फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक विकास कार्य की घोषणा अपने नाम से कर दी थी, बाद में PIRO की बलि ले ली गई नौकरी की। तो इसी तरीके से ये वाहवाही लूटने के लिए चुनावी घोषणा है। सरकार की मनसा साफ नहीं है। कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि पवन सूर्यवंशी जी खुद आपके इंडिया न्यूज जैसे जिम्मेदार चैनल पे बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की मजबूरी है, वो इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते उनको। नहीं, क्या मजबूरी है हमारी, बताइए क्या मजबूरी है? क्या 2014 से पहले NHRM नहीं था क्या? क्यों नहीं किया हुड्डा जी ने? बीच में नहीं बोलिए। आपकी हिमाचल में सरकार आपने कर दिया क्या? सेंटर की स्कीम है, आपने कर्नाटक में कर दिया क्या NHRM के पक्के? अपनी बात करो ना, हम उस पर बात भी कर बताइए रहे ना। हैं। देखिए, कर्मचारी प्रतिनिधि ने कहा है आपके ये बहकाने का काम, ये चीजें कब तक चलेंगी आप लोग? 2016 में नहीं, आप बताइए ना, 2012 में NHRM के कर्मचारी नहीं थे क्या? 2013 में नहीं थे क्या? कोई बात बोल नहीं पाई है भूतकाल में। अच्छा, सुन लेते हैं पवन जी सुन लेते हैं। राकेश जी, एक मिनट सर। अरे भाई, इतने सबमिशन एक ही साथ मत कर दीजिए पवन, एक एक करके सबमिशन 1 घंटे की नहीं, अभी रुक जाइए पवन, 1 मिनट रुक जाइए। इतने सारे सबमिशन एक ही साथ मत करिए, और भी मेहमान है, अभी सबमिशन चल रहा है रोड साहब का। रोड साहब अपनी बात कंप्लीट करें। कर्मचारी प्रतिनिधि ने खुद कहा है, 4 दिन पहले हम डिबेट करके अभी तक हटे नहीं थे, हमारा गला नहीं सूखा था कि एनएचएम पे वाह भाई, हम तो तब भी कह रहे थे कि ये झूठी घोषणा। रात आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि पवन सूर्यवंशी ने बोल दी 2016 का लेटर है, चीफ सेक्रेटरी का ट्रैक्टर हेल्थ को इन्होंने लेटर का नंबर तक बता दिया, और उसके बाद आप कोई भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। और अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता साथी क्या कह रहे हैं कि उस पर हम विचार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया। अरे 16 से लेकर अब तक आदेश नहीं आपका पहुंचा वहां तक। आजकल तो मेल कर डिजिटल इंडिया का जमाना है, 1 सेकंड नहीं लगती आदेश पहुंचने में। और जो मुख्यमंत्री अपने आदेश का पालन प्रशासन से नहीं करा सकता, उसको पद पे रहने की 1 सेकंड के लिए भी मोहलत जनता नहीं देती। उसको नैतिकता के तौर पर फिर इस्तीफा देके अपने घर आ जाना चाहिए। अपने गाय भैंसों का जरूरी थोड़ी है कोई कि आप अगर ऐसी बात करोगे तो प्रशासन आपके हाथ में नहीं है। लेटर का तो चीफ सेक्रेटरी का लेटर निकाल के आप प्रशासन की भी जो अधिकारी की जो ताकत होती है उसकी भी आप धज्जियां उड़वा रहे हो। चीफ सेक्रेटरी का मतलब होता है सरकार का लेटर, आप उसको भी लागू नहीं करा रहे। इसका मतलब दाल में काला है, आपकी मनसा साफ नहीं है। आप कर्मचारियों को और प्रदेशवासियों को गुमराह करने के लिए ऐसी झूठी चिट्ठियों और लेटरों का सहारा ले रहे हैं। एक बात और जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, कल अतुल जी घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम और अन्य कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए आपने भी दोहराया उनकी बाइट, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को 5 साल के बाद वो 5% डीए के हिसाब से सुरक्षित रखेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं अतुल जी, 2021 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम अस्तित्व में आया बीजेपी की सरकार के दौरान। वैसे तो ये 1 साल के लिए भर्ती करता है और वो भी ठेका प्रथा पे करता है, उसमें मेंशन है ये चीज। जो भी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत अपनी नौकरी प्राप्त करेगा वो ठेके पे है। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उसके 5 साल बाद वो 5% का डीए का सुविधा या उसको फैसिलिटी देंगे। 21 से लेके 5 साल 2026 में है। नायब सिंह सैनी जी की कल की गई कच्चे कर्मचारियों की घोषणा का आज की तारीख में जो इन्होंने 15 अगस्त 2024 से लागू करने की बात कही है, इस प्रदेश में एक भी बेनिफिशियरी नहीं है, एक भी लाभार्थी नहीं है, क्योंकि वो तो 2026 में मिलेगा। ऐसी झूठी घोषणा, ऐसी फर्जी घोषणा जब किसी प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री कर रहा हो तो इससे क्या फर्जी घोषणा है सुरेश जी? क्या फर्जी घोषणा है? आप हर चीज पर अधूरी जानकारी के साथ बोलते हैं। क्या फर्जी घोषणा है? क्या इनकी नौकरी की
ये बात की समझ में नहीं कोई बात आ रही। 2021 में कौशल रोजगार निगम ठीक है, बना। रोड साहब ठीक है, हो गया। ओंकार सिंह साहब, एक तरफ सरकार की एक नई घोषणा, उसका भी विरोध कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी कुछ का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एनएचएम हो गया, रोड साहब हो गया, सुरेश हाँ, ओंकार सिंह साहब, एनएचएम कर्मचारियों का मामला क्यों उलझ रहा है? आखिर इनके साथ क्या दिक्कत है? पूरी नहीं होनी। अतुल जी, मौजूदा सरकार प्रत्येक वर्ग के साथ प्रयोग कर रही है, और अब भी देखिए सिर्फ ड्रामेबाजी और समय पास के अलावा कुछ नहीं है। एनएचएम कर्मचारियों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि इनके पवन जी ने बताया। और मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 9 में से 5 मांगे मान ली हैं। ये बहुत गलत बात है। व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, और कम से कम सरकार को तो बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर जनता का भरोसा होता है। अगर ऐसी सी बातें होंगी, जनता का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले 10 साल कांग्रेस ने भी तो शासन किया, कच्चे कर्मचारी तब भी तो थे, एनएचएम कर्मचारी तब भी तो थे। सुरेश रोड जी जो आज ये बताने की बात कर रहे हैं, बीच में ना बोलिए, अपनी बारी पे बोलना, मैंने नहीं बोला बीच में। नहीं, मैंने जवाब दे दिया हमारी बात की। ये बीच में ना बोलिए, देखिए अतुल जी इनको बोलिए, मैंने नहीं बोला इनके। रोड साहब सुन लेते ये तो बताइए कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने इन कर्मचारियों से कैसा बिहेव किया, क्या इनको रिलीफ दी? अगर इन्होंने रिलीफ दी होती, इन्होंने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती खत्म करके पक्के कर्मचारी भर्ती किए होते, तो आज ये बीजेपी सरकार का काम ना होता। और अगर इनसे कर्मचारी और जनता संतुष्ट होती तो बीजेपी आज अस्तित्व में ना आती हरियाणा में। आज परिस्थितियां ये हैं, बीजेपी सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय को पता है कि मुश्किल से उनका 1.5 महीने का समय बचा है, आचार संहिता के बाद वैसे काम नहीं हो पाएगा। वो किसी न किसी तरीके लारेबाजी देके टाइम पास करके, अब देखिए इन्होंने कहा जल्द से जल्द इनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। अगर सरकार पॉलिसी बनाना चाहे तो कितना समय लगता है अतुल जी? बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े अच्छे अधिकारी बैठे हैं जो ऑलरेडी पॉलिसी क्रिएट करके बैठे हुए हैं। अगर उनको कहा जाए कि आप कल तक डेडलाइन फिक्स कर दी जाए, भी आप कल तक एक नई पॉलिसी दीजिए जिसमें कर्मचारी को पक्का किया जाए और उनको अच्छा सिस्टम में लाया जाए, तो क्या वो नहीं देंगे? वो कल तक ही दे देंगे। लेकिन इन्होंने कोई डेट निर्धारित नहीं की, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। ये सिर्फ ट्रकालोजी करके, ड्रामेबाजी करके समय गेन करना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो अभी इन्होंने घोषणा करी, कच्चे कर्मचारियों को हम 58 साल की उम्र तक सुरक्षा देंगे, सेवा की सुरक्षा देंगे, पक्का नहीं किया उनको भी। मतलब जो उनकी सेवा एज इट इज रहेगी, उनका पे एज इट इज रहेगा, सिर्फ 5% 8% वृद्धि होगी, और उनकी सेवा जो है 58 वर्ष तक ऐसे कच्चे में ही चली जाएगी। ऐसा नहीं किया। उनके साथ के जो कर्मचारी, जो पक्के कर्मचारी हैं, वो 70-70, 80-80 हजार रुपए लेते हैं। और ये मेरे भाई जो कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे एनएचएम है, चाहे दूसरे हैं, चाहे एचकेआर के हैं, ये 12,000 से लेकर 16,000 तक तनख्वाह लेते हैं। इतनी तनख्वाह अगर मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी अपने बेटे को लगवा दे, बेटी को लगवा दे, पता लग जाएगा इनको कि क्या बनता है 12-15 हजार रुपए में। आज पीएचडी किया हुआ बच्चा, एमबीए किया हुआ बच्चा मात्र 12,000 11,000 लेके संतुष्ट हो रहा है। क्यों? और कोई नौकरी रोजगार है नहीं, सब रोजगार की स्थिति है नहीं, अपने इंडस्ट्री बंदा लगा नहीं सकता। ना इन्होंने ऐसी परिस्थितियां दी। हरियाणा से हजारों उद्योग प्लान करके बद्दी, सोलन वगैरह चले गए हैं, क्योंकि वहां पे कुछ फैसिलिटीज मिली। मैं तो पहले भी कहता हूं, कम से कम उन उद्योगों को वापस लाने की प्रक्रिया की जाए, हरियाणा में उनको कुछ छूट दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों को अगर रोजगार सरकार ही नहीं दे सकते तो कम इन इंडस्ट्री में तो रोजगार दे सकते। ठीक है, राकेश जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं पवन के पास जाऊं। मैं ओमकार जी की बात पे आश्चर्य करता हूँ। ये कह रहे हैं कि उद्योग धंधे जा रहे हैं, आप समय भूल के क्या चौटाला जी का? आप भूतकाल में चले जाते, आपकी परेशानी है। अरे भैया आज के सामने की खाई होती थी आपने, और फरीदाबाद इंडस्ट्री एरिया का नाश कर दिया था आप लोगों ने, और नौकरियों को बेचने का काम किया था, और उसी आरोप में 10 साल जेल में। उस टाइम बीजेपी का हाथी किसकी गोद में बैठी? आप लोग शर्म उतार के बैठे हो, कपड़े में तो जरूर हो, लेकिन शर्म के अंदर नहीं, शर्म उतार के बैठे। बीजेपी का हाथी बता दीजिए, आप अपना इतिहास देखिए आज की। बीजेपी का आपको जनता इतिहास बता देगी, आपको तो सिखा दिया। सुन लेते हैं
एक उकलाड़ा विधानसभा में सिंगल वोट है, 10 की 10 लोकसभा में आपकी जमानतें जब्त हो गई। और मैं गारंटी देता हूं 90 विधानसभा हरियाणा में है, इस चुनाव में भी इन्हें लोग अगर 10 विधानसभा में अपनी जमानत हो जाए तो मेरे को बता देना। तो आपका इतिहास पता है हरियाणा की जनता को, किस प्रकार से टिक्कियों में लोगों की मां भर भर के आपने नौकरी देने का काम किया था, किस प्रकार से 10 साल जेल जाने पड़ी। अरे योग्य लोगों की नौकरी खा गए आप लोग, योग्य लोगों की नौकरी खाकर अयोग्य लोगों को आपने नौकरी दी और आपको जेल जाना पड़ा, और आपके पाप के कारण अधिकारियों को जेल जाना पड़ा। आप तो ऐसे लोग हैं, आप तो ऐसे लोग हैं। पूरा हरियाणा जानता है चौटाला साहब को, चाय पीने के 5 लाख रुपए, खाना खाने के 20 लाख रुपए। आपकी सरकार को सब जानते हैं, जैसी सरकार आपकी रही है। 10 साल तक आपके मुख्यमंत्री जी को जेल में रहना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने नौकरियों को बेचने का काम किया। और आपकी तकलीफ यही है, कांग्रेस को, विपक्ष को यही तकलीफ है कि आप लोग नौकरी बेचते थे, आप लोग नौकरी बेचते थे। आज बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी मिलती है, ये आपको तकलीफ है। अब आज हरियाणा की सरकार, आज जब हरियाणा की सरकार कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जब काम कर रही तो आपके तकलीफ है, आप लोगों के तोते उड़े हुए हैं कि ये तो तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश से, जनता के आशीर्वाद से ठीक है राकेश जी, वो जब चुनाव हो जाए उसके बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी के उत्तर में आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी सभी मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय भी होगा। और जो मैंने 4 मांगे कही थी, इन 4 मांगों आपकी मान ली गई है। आप पता नहीं आप किस पवन सूर्यवंशी, कह रहे हो, पवन जी, 4 मांगे, अब नया सबमिशन आप लाइए। क्या ये बात मांगी कि नहीं मांगी? राकेश जी कह रहे हैं कि मांगे कुछ मानी भी गई और बाकियों पर विचार भी चल रहा है, डिनाई नहीं किया है सरकार ने। सर तो विचार उसको पॉजिटिवली करेंगे। पवन जी, इन विपक्षियों के बहकाव में बताइए, इनकी योजना सिर्फ यही है कि हरियाणा फुल स्टॉप हो जाए। और हमने तय कर रखा है कि हरियाणा नॉन स्टॉप चलेगा। हुड्डा जी चाहते हैं हरियाणा फुल स्टॉप हो जाए और सिर्फ 3 जिले चले, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। और ओंकार जी भी इस बात से तो डिनाई नहीं करेंगे कि हुड्डा जी ने सिर्फ 3 ही जिले चलाए थे हरियाणा में। ठीक है, पवन सूर्यवंशी पूरा हो गया राकेश जी, राकेश शर्मा जी, आज हरियाणा नॉन स्टॉप चल रहा है। ठीक है, नॉन स्टॉप चल रहा है, ठीक है। सर आप उसको मानना बोलोगे या क्या बोलोगे कि आपके पास कंडीशन लगा दी कि पहले आप ये बात मानो, उसके बाद इन बातों पे विचार किया जाएगा। अब आप खुद ही सोच लो कि क्या मानना और क्या नहीं मानना। नहीं पवन जी, उसके बाद भी सीएम साहब ने कहा था कि अधिकारियों का आदेश दे दिए हैं, जल्दी से जल्दी आपकी वो बना के किया जाएगा आपकी डिमांड पर। सर मैं डिमांड बता देता हूं। नहीं पवन जी, उसके बाद भी ठीक है राकेश जी, पवन को अपनी बात पूरी कर लेने दें। 1 मिनट राकेश जी, अधिकारियों को आदेशित किया है पवन अपनी बात पूरी करे, पॉलिसी बना करके और इनकी मांगे पूरी की जाए। सर मैं एक चीज कह रहा हूं, एक लेटर के हवाले से हमारे कोर्स 1 जनवरी 2018 को बीजेपी सरकार ने ही सर्विस बायलॉज पॉलिसी दी थी सर, जिसके लिए हमने हरियाणा सरकार को धन्यवाद भी किया था, जिसके चलते 2 नवंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा हमें 7th पे का लाभ देने की घोषणा की गई, जो आज तक भी पेंडिंग में चला है। और वही मांग है सर हमारी, और कुछ मांग ही नहीं है। बताइए राकेश जी, मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है, पॉलिसी भी पुरानी, नई भी पॉलिसी आ गई, लेकिन मांग जो आपने खुद मांगा है तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया पवन जी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, आपके प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है और अधिकारियों को आदेश भी दिए इसको 15 दिन किया जाए और जल्दी किया जाएगा। पवन जी इसमें सुनो, नहीं पवन जी, ये एक बात तो आपको भी जानकारी है, इसमें एक पेज तो है ना केंद्र सेंट्रल भाई केंद्र और हरियाणा, इसमें पेज तो है ना, ये बात तो समझते हैं। अगर ये इतना इजी हो तो पूरे देश में ही हो जाता है। पेज तो है भाई, रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। जब इसमें पेज है, मेरी सुनोगे, मेरी सुनो राकेश शर्मा प्लीज राकेश शर्मा, अरे भाई राकेश शर्मा जी सुन लेते हैं, पहले पवन को सुन लेते हैं। पवन बोलिए। नहीं, हमें नहीं देना, सरकार जनता की है, जनता के लिए सरकार है। सर स्टेट की जिम्मेवारी है हेल्थ को चलाना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रही है वो तो फायदा है आपका हमारे लिए कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। आप हमें सेंटर का कैसे बोल रहे हो? हम तो स्टेट सेंटर का
मैंने ये नहीं कहा सेंटर का, मैंने ये कहा कि ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर का भी इसमें सर नहीं कोलैबोरेशन है। सेंटर के एम्प्लॉई है सर, बताइए, नहीं आप स्टेट के एम्प्लॉई हैं, ये स्कीम जिम्मेवारी की होगी हमारी। मैं आपको लेटर नंबर बता रहा हूँ, फिर हम स्टेट के कैसे देखिए सर, मैं लेटर नंबर के साथ बताता हूँ। सैलरी सेंटर देता है या नहीं देता है सर? आप लेटर से बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं है। राकेश शर्मा जी, अरे राकेश शर्मा जी, एक मिनट भाई, राकेश शर्मा जी ऐसे धारा प्रवाह डिमांड से सरकार, अरे राकेश शर्मा जी प्लीज एक मिनट भाई, अरे हो गया, सुनिए पहले पवन को अपनी बात पूरी करने दे, फिर उसके बाद आगता हूँ। पवन अपनी बात पूरी करें। हमारे यहाँ सोसाइटी एक्ट 1872 में सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ने एनएचएम के एम्प्लॉइज को स्टेट हेल्थ मिशन के तहत रिक्रूट किया है और थ्रो प्रॉपर चैनल किया है, जैसे हमारी रेगुलर की भर्ती होती है, और बाकायदा एग्जाम लेके इंटरव्यू लेके सब कुछ करने के बाद उसके बाद सर्विस बाई लॉज दिए। सर्विस बाई लॉज में हमने कुछ मांगा थोड़ी है, कुछ ऐड थोड़ी करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जी कुछ चीजें नॉर्मल एक कर्मचारी के लिए होनी चाहिए, वो उसमें ऐड कर दो। हमारी कोई मांग नहीं है, कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता नहीं है सर उसमें। बताइए राकेश जी, पॉलिसी की तो कोई जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, वो कह रहे हैं। मैं पवन जी को फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, रास्ता तो निकालेंगे ना पवन जी। सिर्फ कुछ पता ही नहीं है, ये पढ़ के तो आए नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है इनको बोले पढ़ के आए। आप जवाब दे दीजिए, आपको हमेशा डिस्टर्ब होता है, आप जवाब देंगे क्या? जवाब मेरे से, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। क्या बात घुमाई है मैंने? नहीं, मैं क्या बात घुमाई है मैंने? आप ये दादागिरी से काम नहीं चलेगा, आप दादागिरी नहीं कर सकते। दादागिरी का सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। अरे पढ़ के आओ, आप ना एंकर अरे भाई, और ना ही एनएचआरएम की तरफ से। हाँ। आप मेरी तरह प्रवक्ता हैं। राकेश आपकी जी, बारी आई जब बोलिए। राकेश जी पवन का ये कहना आपकी तकलीफ हम समझते हैं, आपका ध्यान डूब गया, आपकी पार्टी खत्म हो गई, आपके परिवार के 2 टुकड़े हो गए, हम तक समझते हैं आपकी तकलीफ, आपकी तकलीफ समझते हैं हम। अरे आपकी तकलीफ समझते हैं। पार्टी मत खत्म करिए भाई, अभी आप लोग को राजनीति जनता कर रही है, जनता कर रही है। जिस पार्टी ने सरकार बनने पर अपने एमएलए और मंत्रियों को तेजा खेलना हाथ राकेश जी कौन लाएगा सरकार में? राकेश जी, कौन लाएगा? राकेश जी, पवन सूर्यवंशी का ये कहना है, पवन साफ तौर पर बता रहे हैं। एक मिनट भाई, हो गया ओंकार जी, राकेश जी, पवन का ये कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उसके लिए कोई अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं। अरे भाई राकेश जी सुनिए तो पहले, राकेश शर्मा जी ऐसे नहीं भाई प्लीज भाई, मेरे को जवाब सुनने दे। अरे मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुन लीजिए, ओंकार जी की बात छोड़िए। राकेश जी, पवन का यह कहना है कि जो अधिकारियों को आपने निर्देशित किया है, सरकार ने निर्देशित किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी सही बात कही कि सरकार ने कोई डिनाई नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो पुरानी मांगे और घोषणाएं भी आपकी हैं, उस मांग को बनाने के लिए नई पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आखिर नई पॉलिसी बनाने का मतलब क्या है, या कितना समय लगेगा, यही बता दीजिए। जो एनएचआरएम के प्रतिनिधिमंडल ने, जो इनकी जो यूनियन है, इन लोगों ने जो भी डिमांड की है उस पर सरकार ने पॉजिटिवली विचार किया है और इनकी सारी मांगों पर 2 से 3 बार इनकी मीटिंगें भी हुई हैं और उन बैठकों के बाद ही सीएम साहब ने अधिकारियों को निर्देशित किया है जल्दी से जल्दी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी इनका, जो पवन जी बता रहे थे कि हमारे लास्ट बने हुए हैं, हमारा लेटर आया हुआ है सेंटर से, उन सब पे जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय करेगी और जैसे और कर्मचारियों की मांगों को माना गया उस पर निर्णय करेगी। ठीक है। सुरेश रोड साहब, राकेश जी का ये तर्क है, वो कह रहे हैं कि भैया हमने कोई मना नहीं किया है, हाँ विचार चल रहा है, विचार करके जल्द से जल्द कुछ न कुछ घोषणाएं होंगी या कुछ ऐलान होगा, या जो इनकी मांग है वो मानी जाएगी। उतना वक्त दे सकते हैं। और 7 जुलाई को हमने पवन एक मिनट प्लीज सुरेश रोड साहब, 40 दिन के अंदर आचार संहिता लगने जा रही है, जो जैसे लग रहा है, क्योंकि चुनाव की मेरे ख्याल होता है ये घोषणाओं को इम्प्लीमेंट अतुल जी कर ही नहीं पाएंगे। कर रहे हैं, प्रदेश जनता बड़ी घोषणा कर रहे हैं। आज जो मुख्यमंत्री अगर मीडिया आगे पूछो तो खुद और विषय के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर एक जो पवन सूर्यवंशी पूछा, इनके हो गया कि ना इन्होंने मांगे मानी
ये तो सिर्फ खबा देते हैं झूठी सूची, और ये 40 दिन का आचार संहिता का टाइम पास कर रहे हैं। फिर ये कह देगा तो लगी हम कुछ कर नहीं सकते और चुनाव को जब निपटा देगी। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि क्षेत्रवाद 3 जिलों में हुड्डा साहब के नाम से इन्होंने बोला। मैं उस आरोप का जवाब देना चाहूंगा कि हुड्डा साहब तो उन्होंने क्षेत्र में पीपल्स में एनआईटी डिजाइन पूरे में दूसरा संस्थान है। इतना बड़ा संस्थान पूरे इंडिया में दूसरे नंबर का क्षेत्र में लेके आए कुरुक्षेत्र। आप उस जिले में काउंट नहीं करते जो 3 जिलों का आपने नाम दिया था, रोहतक जिलों को नहीं। चाहता हूँ पंचकुला जो चंडीगढ़ के साथ है, पंचकुला में एनआई नेशनल को लेके आए सब आ रही है आवाज इनकी। तो वो पंचकुला जो है वो रोहतक सोनीपत और जंजर में नहीं पड़ता। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपको अगर राजनीतिक ज्ञान नहीं है तो आपका भौगोलिक ज्ञान भी नहीं। दूसरी बात यमुनानगर में किसको राजनीतिक ज्ञान है, किसको भौगोलिक ज्ञान है, आप बोलने में थोड़ा सा हिसाब रखा कीजिए। आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हिसार में वहां भी हमने थर्मल पावर स्टेशन दिया। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की तो कल्पना चावला किसकी देन है? आपने यूनिवर्सिटी का दर्जा देना था, आप लोग नहीं दे पाए। आपने थानेसर विधानसभा कुरुक्षेत्र जिले में पतूपर गांव में 2016 में 105 एकड़ जमीन एक्वायर की कि हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से कांग्रेस के समय से चल रही श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। आपने उस कॉलेज में आरएसएस के वीसी लगाकर भ्रष्टाचार को पनपाया। तरह तरह की शिकायतें आज भी हैं, एफआईआर तक दर्ज वहां पर हुई हैं। आपने उस कॉलेज का भी पट्टा बिठा दिया। 116 एकड़ जमीन पतूपर गांव 2016 से आज तक खाली पड़ी हुई है। अतुल जी, अगर कोई जमीन में 5 साल तक विकास कार्य सरकार किसी कारण से शुरू नहीं करा पाती, वो जमीन प्राइमरी ओनर को यानी ग्राम पंचायत को उल्टी चली जाती है। इन्होंने ना तो एक भी ईंट लगाई कॉलेज की श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की, और ना इन्होंने पंचायत कुतुपुर को जमीन वापस। ठीक है ओंकार सिंह साहब, अब यहां पर मूल प्रश्न सिर्फ इतना है कि पवन सूर्यवंशी बार बार कह रहे हैं कि हमारी कोई बहुत नई या बहुत पेचीदा मांग नहीं है जिसके लिए इतना लंबा वक्त हो, लेकिन सरकार का यह भी तर्क है कि हमने कुछ डिनाई नहीं किया है, बल्कि हमने आगे जल्द से जल्द विचार करके उस मांग को मानने के लिए कोई पॉलिसी या कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसा व्यवस्था बनाने की बस कवायद कर रहे हैं जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। अतुल जी बिल्कुल ठीक बात है। आज का मुद्दा तो है एनएचएम कर्मचारी, और मेरे दोनों प्रवक्ता साथी कहीं ना कहीं भटक गए हैं। आज अगर पवन जी की बात पर भी देखा जाए, विचार किया जाए, तो उनकी सीधी सी बात है, जो बायलॉज बनाए हुए हैं उन बायलॉज को एप्लीकेबल कर, और उन बायलॉज में जो जरूरी अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट कर दो। और इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की कि हम जल्द से जल्द इसको मानेंगे और जल्द से जल्द इनको करवाएंगे, इसके लिए किसी की जिम्मेवारी भी लगाई। तो मेरा ये कहना है कि अगर इनकी नीयत साफ है तो उस जिम्मेवारी के ऊपर टाइम बाउंड होना भी जरूरी है। 2 दिन 3 दिन 24 घंटे 48 घंटे ये तो है नहीं, उसके लिए 3 महीने का टाइम दे देंगे। और आईएएस आईपीएस कर्मचारी ऐसे भी बैठे हुए हैं जो इन पॉलिसीज को लेकर बाय लॉज को लेकर जिनकी टिप्स के ऊपर पॉलिसी होगी, और ऐसे आईएएस अधिकारी को इसकी जिम्मेवारी लगा देनी चाहिए जो विद इन 2 और 3 आवर्स 2-3 दिन अंदर इसका जो समाधान दे दे। लेकिन इस सरकार की नीयत ऐसी नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, एक बात तो पक्का है, तो भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने वो एक क्षेत्र विशेष के बने थे। रोहतक जज्जर और सोनीपत के मुख्यमंत्री थे, अंबाला के नहीं थे। यहाँ नौकरियां नहीं मिली, जितनी सड़कें जितने उद्योग स्थापित हुए उधर ही हुए, इधर कुछ नहीं हुआ। दूसरा, मेरे भाई बार बार कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे भाई बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनेलो खत्म होगी, तो इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा हंस के तो दिखा दीजिए। रोते ही रहते हो, कभी हंस भी लिया। क्यों कब रोया ओंकार जी, कब रोया? आप सीनियर पत्रकार हैं बड़ी पार्टी के। अरे भाई मैंने आपकी आपसे ऐसी बातें कभी हंस भी दिया करो। नहीं, हम तो अच्छी बात तो अच्छी कर दिया करो। नहीं, शकल तो किसकी अच्छी है किसकी नहीं है जनता जानती है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। और राकेश जी भी हंस रहे हैं, ऐसा नहीं को हंस नहीं रहे। नहीं, हंस नहीं रहे, हंस नहीं रहे। अगर आप अपनी उम्र का लिहाज भूल जाएंगे तो मैं भी लिहाज भूल जाऊंगा। आप अपनी उम्र का लिहाज रखा कीजिए। आप नहीं भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। राकेश जी नाराज मत हो, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। वो आप उनकी पार्टी खत्म कर रहे थे इसलिए वो नाराज हो गए। नहीं, और ठीक है,
कि आप लठ दल से बिलोंग करते हो, आप बात लठ कर दल रहा से है बिलोंग जिनकी करते हो, पार्टी के ठीक है। मतलब 2 सीट आती आपने है हरियाणा में, सिर्फ 2 आपने आपने लठ तंत्र से हरियाणा चला है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आपने चाय पीने के पैसे दिए हरियाणा में, ये बात ठीक है। बेशरम लोग ये भूल जाते हैं उस टाइम आप हमारी गोदी में बैठ के राजनीति सीखते थे। ये बात ठीक है। अरे भाई हंस तो लो, अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, हंस के दिखा दो। अच्छा ठीक है, अब ओंकार जी उनके हंसने से एनएचएम कर्मचारियों का मामला नहीं सुलझ जाएगा। हंसना यहाँ पर पवन सूर्यवंशी का जरूरी है, मुद्दा वो है, आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है राकेश जी, एक मिनट, राकेश जी हम आपकी उम्र भाई मुद्दे से ना भटके, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें प्लीज। पवन सूर्यवंशी जो बात राकेश शर्मा कह रहे हैं वो बार बार एक ही बात पर अटके हुए हैं। उनका यही कहना है कि भाई हमने कुछ डिनाई नहीं किया है, विचार करने की आप लोगों ने बात कही थी, हम विचार कर रहे हैं और जल्द उस पर कोई फैसला आ जाएगा। वो भी कह रहे हैं कि जल्द आएगा फैसला। सर 7 जुलाई को हमने खुल्लर साहब करनाल में घेराव किया था, 10 जुलाई को खुल्लर साहब ने हमें बुलाया था, तो हम वहां पे एक ड्राफ्ट बनाने के लिए बोला गया था। 19 तारीख को मैंने ड्राफ्ट बना के सबमिट कर दिया था। आज तक 7 तारीख से 19 तक, चलो मानते कि 19 को हमने सबमिट किया, 10 को हमें बोला गया, तो आज तक हमें ये नहीं पता कि वो ड्राफ्ट है कहाँ, उस पे काम क्या हुआ, हमने ऐसा क्या मांग लिया कि जो इतना टाइम लग गया। 15 दिन से हम सड़कों पे बैठे हैं और मेरे प्रदेश की जनता दुखी हो रही है, हमें भी दुख होता है क्योंकि हमारा ही भाईचारा है, वो काम भी हमें को करना है, तो हमारी ऐसी क्या मांग है कि जो पूरी नहीं हो सकती। राकेश जी। पवन जी, मैं फिर पूरी विनम्रता से एक ही बात कहता हूं कि जब आपने जो समय दिया उसके बाद सीएम साहब से आपकी 2 बार 3 बार मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद उन्होंने आपको आश्वस्त किया है। मैं फिर पूरी विनम्रता से कहता हूं, हमें आपकी भी चिंता है, प्रदेश की जनता की भी चिंता है, परंतु कुछ चीजों में जो पेच है, जो दिक्कतें हैं, उनके लिए अधिकारियों को लगाया गया है और जल्दी से जल्दी आपकी मांगों को माना जाएगा। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपकी मांगों पर कोई डिनाई नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई हम आपकी ये मांगे नहीं मान सकते, बल्कि उन्होंने तो आदेश कर दिया अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी इनके लिए जो भी 24 में जो दिक्कतें हैं होने में उनको पूरा करके इनका काम कीजिए। मैं सर आपके माध्यम से सरकार को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। हो सकता है सरकार के पास तथ्य एक्चुअल ना हो, जो सर्विस बाई लॉज बने थे सर, वो लेटर्स बताता हूँ किस किस से अप्रूव्ड है। सर गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी 24/8/2018 को, चीफ सेक्रेटरी ने वो सर्विस बाई लॉज हमारे अप्रूव किए हुए हैं। और उसके बाद सर गवर्निंग बॉडी का जो चेयरपर्सन था वो चीफ सेक्रेटरी था। उसके बाद सर मीटिंग हुई गवर्निंग बॉडी की, उसके जो चेयरपर्सन थे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो मीटिंग हुई 4/6/2019 को, वो अप्रूव्ड है सर वहां से बाई लॉज। उसके बाद सर नेक्स्ट आता है लेटर कि हमारा ये जो बाई लॉज है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव हो रखा है। उसका लेटर नंबर बता देता हूँ, यूओ नंबर 390001FD/11-2017 डेटेड 22/12/2017। आगे सुनिए सर किस किस से अप्रूव है। एलआर डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है 22/12/2017 को। उसके बाद सर जब इतनी जगह से अप्रूवल होगी तो उसके बाद बताइए क्या अलग रह गया कि किससे अप्रूव कराना रहेगा ये। अब उसके बाद एफडी कहता है कि हम दे नहीं सकते सर, क्यों? क्योंकि पवन जी, जब एफडी ने पवन जी अभी आपने ही सब बताया कि यहाँ से अप्रूव्ड है, यहाँ से अप्रूव्ड है, यहाँ से, ये सब सरकार के ही पार्ट है ना। हाँ लेकिन मतलब सरकार की नहीं, एक मिनट पवन जी, एक मिनट, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि आपने एक एक जगह से बताया कि यहाँ से अप्रूव्ड हो गई, यहाँ से अप्रूव्ड हो गई, यहाँ से अप्रूव्ड हो गई। इसका मतलब सरकार की शंका तो गलत नहीं थी, सरकार की कितने साल हो गए सरकार आपके प्रति गलत तो नहीं थी। 2019 का अप्रूव है ये तो देख लो ओंकार जी, या तो आप बोल लीजिए या तो आप बोल लीजिए। जब मैं जवाब देने को होता हूँ तो आप बीच में टपक पड़ते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरी पवन जी ने बोला है, मैं पवन जी को जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? या फिर आप पवन जी कर लीजिए डिबेट। पवन जी ने एक विषय रखा, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। ओंकार जी बोलने दीजिए, ओंकार जी बोलने दीजिए। जब आपने सारी चीजें जहां जहां से ये चीजें अप्रूव्ड हुई हैं वो सारे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट पॉजिटिवली उस पर विचार कर रही है, गवर्नमेंट के पार्ट है। गवर्नमेंट अगर इस पे नेगेटिव होती तो कहीं ना कहीं ये शुरू फर्स्ट फेज में अटक जाता। अब इसमें कोई 10-10% की कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए सीएम साहब ने जब कहा है कि जल्दी से जल्दी करेंगे, आप इतने समय रुके हैं, थोड़े से समय में
अब जितना भी जल्दी से जल्दी थोड़ा इंतजार, पवन जी, राकेश जी का कहना है कि थोड़ा इंतजार तो बनता है, थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए। जब इतनी जगह से अप्रूवल हुआ है तो आगे भी अप्रूवल हो जाएगा। अगर सरकार आपके साथ, पवन जी, अगर सरकार आपके साथ नहीं होती तो फर्स्ट पहली स्टेप पर ही इसको अटका के रख देती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिवली आपके साथ है, तभी तो ये चीजें हो रही है। राकेश जी, ठीक है, ठीक है। रोड साहब कुछ कह रहे थे आप, और सवाल भी उसी में, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। इस पूरे प्रकरण में जो लब्बुलुआब निचोड़ है वो राकेश जी यही निकाल रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं कर्मचारी, क्योंकि हम आखिरी फेज में हैं। मैं भी यही निचोड़ निकालता हूँ 20 सेकंड में। एक बार लोकसभा में बहस चल रही थी, चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, किसी ऐसी बात पे, जैसे अभी इसके ऊपर वेट की जो बात कही अतुल जी आपने सारांश निकाला है, तो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि निर्णय न लेने का निर्णय लेना भी अपने आप में एक निर्णय है। द डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग डिसीजन इज ऑल्सो ए डिसीजन। ये इनका निचोड़ है। कुछ नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं किया होता तो जो पवन जी ने बताया कि यहाँ से निकल गया, ऐसे निकल गए क्या? अगर सरकार कुछ नहीं कर रही होती तो नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही होती, सरकार ने कुछ नहीं करना था तो ये चीजें ऐसे निकल गई क्या? और एक बात और, बिना सरकार के निकलती है क्या? पता नहीं बीजेपी वाले ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के टाइम में, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे निकल गई क्या? सर ये अप्रूवल के बाद अब ऑब्जेक्ट आया, वो भी बता देता हूँ। 5 एक मिनट पवन, एक मिनट रोड साहब को अपनी बात पूरी करने दे। रोड साहब जल्दी से। मैं कह रहा कि बीजेपी और आईएनएलडी की गठबंधन की सरकार के समय में लगे हुए कर्मचारियों को 13 में चौधरी के नेतृत्व में कौन सी कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या था, ये कह रहे थे आपके सामने पक्का किया। ठीक है रोड साहब, रोक रहा हूं आपको, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। ओंकार सिंह साहब फाइनल कमेंट आपका। ओंकार जी। अतुल जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई पवन जी ने बताया कि जो इनके लेटर्स थे, जो इनकी घोषणाएं थी, वो फलानी जगह से 2017 से लेकर 19 तक अप्रूव हो चुकी। अब 2017 से 19 तक अप्रूव हो चुकी, अभी तक लागू नहीं हुई, तो 5 साल तो इस बात को हो गए। ये तो बहुत अजीब सी बात है। मेरे भाई बात पे गुस्सा तो कर जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप इंतजार कीजिए। कोई गुस्सा नहीं किया, इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन वो टाइम कितना होना चाहिए? महीना, 2 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, कितना? आप कम बता दीजिए कर्मचारियों को। और मैं एक बात तो जाते हैं कहूंगा, भाई कभी हंस भी लेना। अरे वो हंस रहे हैं भाई, वो हंस भी रहे हैं और आपके लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं कि वो जो बात उन्होंने कही विनम्रता से कह रहे हैं। ठीक है, मैं तो हंस रहा हूँ। नहीं, वो भी हंस रहे हैं भाई, आप देख नहीं पा रहे हैं ओंकार जी, वो भी हंस रहे हैं। बहरहाल पवन सूर्यवंशी फाइनल कमेंट आपका। भाई राकेश जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर इतनी जगहों से अप्रूवल है तो मुझे लगता है कि शायद फाइनल अप्रूवल भी जल्दी आ जाएगा। सर पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दो। ये अप्रूवल होके इम्प्लीमेंट हो गया, मिल गया, लेकिन 26/6/2024 को एफडी का लेटर आता है कि इनको बंद करो। देखो आप राकेश जी, ये तो क्लोज हो गया मामला, इतनी जगह से अप्रूव हुआ और आखिरी में क्लोज हो गया। अतुल जी नए सिरे से डिबेट शुरू कर लो। राकेश जी, भाई तो इतनी जगहों से अप्रूवल के बाद क्लोजिंग में ही क्लोज हो गया। सीएम साहब ने फिर खोल दिया। अब डिबेट मैंने शुरू की थी, तब से अप्रूवल था, और जब क्लोज करने का समय तो वाकई क्लोज हो गया। तो ये पृथ्वी गोला वापिस वहीं पे आ गए हम। तो सीएम साहब ने फिर खोल दिया, ना। सीएम साहब ने कह दिया अभी बढ़ाओ इनकी पोजीशन को, सीएम साहब ने ऊपर कर दिया दोबारा से। अगर इनकी बात मानूं, पवन जी ने कहा कि ये सब चीज होते और एफडी, अरे भाई बीजेपी वाले सिर्फ साथ में हैं, यही सच्ची है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। पवन राकेश जी का कहना है कि अब देखिए जो क्लोज हो गया था, आखिरी लेटर आपने बताया, उसके बाद अब फिर से रीओपन हो गया, उसके निर्देश दे दिए गए अधिकारियों को कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है तो वो काम जरूर पूरा होगा। मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, पवन आश्वस्त हैं आप? मुख्यमंत्री नायब सिंह जी पर पूरा विश्वास है। पवन को भी तो आश्वस्त कर ले राकेश जी, एक बार पवन से भी तो पूछ ले, कर्मचारी से भी तो पूछ ले कि वो आश्वस्त हो रहे हैं कि नहीं। विनम्रता से पवन जी कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहिए,
आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। भाई पवन निश्चिंत हो जाइए आप। जी ने इसकी आप भी निश्चित रहिए, जनता आपको पोर्टल पर बिठाने जा रही है। चिंता मत कीजिए ओमकार जी, 10 सीटों पर जनता आपको पोर्टल पर बिठाने जा रही है, आप भी पूरे निश्चित हरियाणा रहिए। में आप अपने दो आप भाग लो थोड़ा सा बस। 0+0 चलिए, बहुत 0+0 शुक्रिया राकेश जी आपका, रोड साहब आपका, ओंकार जी आपका और पवन सूर्यवंशी आपका भी। तो फिलहाल अभी इस वक्त एनएचएम कर्मचारियों का जो मामला है वो अटका हुआ है। कुछ कर्मचारियों के लिए ऐलान तो सरकार ने किया, कर्मचारी उसका स्वागत भी करते हैं, राजनीति करने वाले उसमें भी राजनीति देखते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं एनएचएम से जुड़े हुए उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो मांगे पहले से ही सरकार के संज्ञान में थी, बहुत सारी मांगों पर सहमति भी है, लेकिन अभी कौन सी पेच कहां पर फंसा हुआ है ये समझ से परे है। राम राम।